पाकिस्तान स्टॉक डेटा चैनल में खुशामदीद। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। मार्केट का फीलर लेते हैं। आज फिर मार्केट की जो परफॉर्मेंस थी वो कल जैसी रही कि शुरू में नीचे से होके लेकिन ऊपर चली गई और फिर ऊपर से नीचे तकरीबन 4 पॉइंट्स नेगेटिव हो गई। पिछले 3-4 दिनों से यही पैटर्न फॉलो हो रहा है कि शुरू में ऊपर ले जाते हैं और फिर 4-5 पॉइंट्स नीचे, 400-500 पॉइंट्स नीचे। कुछ एनालिस्ट का ख्याल है कि ये भी मार्केट का एक तरीका होता है करेक्शन करने का। जब मार्केट मार्केट से मतलब क्या होता है पाकिस्तान में, मतलब बड़े प्लेयर्स की ख्वाहिश, उनके पास डिफरेंट स्ट्रेटजीज होती हैं। वो कभी चाहें तो इंडेक्स को छेड़ते नहीं हैं, शेयर्स बहुत सारे नीचे चले जाते हैं। इंडेक्स को छेड़ते नहीं हैं, शेयर्स बहुत सारे ऊपर चले जाते हैं। इंडेक्स को बहुत ज्यादा गिरा देते हैं, शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं गिरते। इसी तरह इंडेक्स को बहुत ज्यादा उठा देते हैं, शेयर्स बहुत ज्यादा नहीं उठते। तो ये भी एक इनकी स्ट्रेटेजी है कि अभी आपको जो है रोज 400-500 पॉइंट ऊपर ले जाके फिर वो 4 पॉइंट्स गिरा देते हैं और वहां पे ऐसा लगता है कि जैसे ना वो जब ऊपर ले जाके बेच देते हैं और डे एंड पे खरीद लेते होंगे और फिर अगले दिन इसी तरह का पैटर्न फॉलो कर रहे हैं। अब पता नहीं कि अब हो सकता है इसके मुताबिक तो ऐसा लग रहा है कि मार्केट शायद 49,000 से नीचे ना आ जाए, लेकिन इसमें कुछ जो लोग हैं वो आपको एक वो टोपी ड्रामा कहते होते हैं जी, बाय ऑन वीकनेस सेल ऑन स्ट्रेंथ, जो आज तक किसी को पता ही नहीं चला सही तरीके से कि भाई स्ट्रेंथ क्या है और वीकनेस क्या है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस ठीक है, कई दफा चल भी जाते हैं, लेकिन अगर आप कलेक्टिवली होलिस्टिकली वे में देखें तो ज्यादातर हमने तो ये देखा है कि रेजिस्टेंस तोड़ के शेयर नीचे आ जाता है और सपोर्ट तोड़ के शेयर ऊपर चला जाता है, ज्यादा यही होता है। बहरहाल, लेकिन यह है कि आज हमारा हमारा भी शुरू में काफी नीचे हो गया, बाद में तकरीबन ठीक रहा। फिर एक और है, कुछ हम आगे 2-3 रिजल्ट्स पे भी बात करेंगे जो अच्छे आए हैं। ऐसा लग रहा है कि मार्केट नीचे जाने की कोशिश करती है, लेकिन किसी ना किसी कंपनी का अच्छा रिजल्ट आ जाता है तो वो भी मार्केट को थोड़ा सहारा मिल जाता है कि मतलब जबरदस्ती जैसे मार्केट को नीचे लेके जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मार्केट भी कहती है कि नहीं जी, अस्सी तो उत्ते ही जाना है। तो वो एक टसल चल रही है। बस एक चीज जो हालात देख के यही पता लग रहा है कि अगर किसी भी वजह से आखिरी टाइम पे नवाज शरीफ का आना कैंसिल हो गया, या अगर यहाँ पे आके उनको जो है जेल में डाल दिया गया, चाहे 1-2 दिन के लिए, जो भी हो, लेकिन उन सब चीजों का मार्केट पे इम्पैक्ट आएगा। अगर वो जलसा बहुत अच्छा हो गया तो हो सकता है उसकी वजह से मार्केट ऊपर चली जाए। बज़ाहिर यही लग रहा है मार्केट को इस टाइम पे वही लोग ड्राइव कर रहे हैं, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। आगे बढ़ने से पहले बताते चलें, हम कोई बाय सेल कॉल नहीं देते, सिर्फ फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फैसला सबने खुद करना है, क्योंकि मुनाफे में मौज अपनी अपनी और नुकसान में दौड़ अपनी अपनी। सर्किट ब्रेकर देखें तो फिर कई कई शेयर्स फिर कैप आगा हो गया, बाकी कई तो लल्लू लल्लू शेयर्स हैं और एवी एवी कैप हो जाते हैं। कोई 50 से आके 10 पे आता है, फिर वहां से कैप लगा देते हैं 2-3। अच्छा जी, कोई खास देखने की जरूरत नहीं है। पीएसएमसी अभी भी कैप चल रहा है, लोअर कैप में कोई खास नहीं है। पीआईसीटी के हमें अभी भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भाई पहले एक दफ़ा ना चैनल पे आप सर्च कर लिया करें कि शेयर की कोई वीडियो पड़ी तो नहीं है। अगर नहीं मिले फिर सवाल कर लें, अगर पड़ी है तो इसके बारे में तो हम बड़े अरसे से बहुत कुछ बता चुके हैं, तो आप वहीं पे जाके देख लें। अच्छा जी, ठीक है जी। आज फिर बहुत सारी कंपनियों ने अपने जो है वो अनाउंस किया बोर्ड मीटिंग्स, तो उनका नाम देख लेते हैं, कोड देख लेते हैं। SPWL, मेटा, MLCF, GATI, AHL, HMIM, DADX, CLOV, WAHN, GLPL, पावर, AHCL, PKGP, ASHT, MERIT, साजियो, BWCL, MSCL, TPLP, फातिमा, दीवान ग्रुप की तमाम कंपनियां जो बस हर 3 महीने बाद मीटिंग्स ही अनाउंस करती हैं और कुछ नहीं करती। SHDT, LPGL, CYAN, KSTM, DAWH, ICL, PRET, SZTM, MTL। अच्छा, बहुत सी कंपनियों के आजकल कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस आ रहे हैं। कुछ कंपनियां तो हर क्वार्टर पे करती हैं, लेकिन ज्यादातर कंपनियां साल में एक दफा करती हैं। रिक्वायरमेंट साल में एक दफा ही है। अगर आपके पास टाइम हुआ करे तो आप खास तौर पे जिन कंपनीज में आप शेयर होल्डर हैं या जिनमें आप इंटरेस्टेड हैं, आप ये अटेंड किया करें। यहाँ से भी कई इंफॉर्मेटिव चीज़ें मिल जाती हैं
आपको जो है कंपनी के बारे में जानने का मौका मिलता है, वहाँ से आपको एक मैनेजमेंट की सोच का पता लगता है कि वो किस डायरेक्शन में जाना चाह रही है, क्या उनके मुताबिक कंपनी प्रॉफिटेबल रहेगी कि नहीं। तो ये आप अगर कोशिश किया करें अटेंड करने की, अगर आप फारिग हों तो। जैसे आज हमने ईफर्ट का सेशन अटेंड किया, तो ईफर्ट देखें, अब ये जब अभी रिजल्ट आया इसका, आउटस्टैंडिंग रिजल्ट, तो उसके बाद ये 88.7 तक का हाई लगाया इसने, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आ गया। ये थोड़ा सा नीचे आके ना इसको फिर ऊपर लेके जाएंगे, और अगर ऊपर नहीं भी लेके जाते, जितना नीचे जाएगी तो मतलब आपको वहां पे और ले लेना चाहिए। तो आप थोड़ा थोड़ा करके इसको और एक्यूमुलेट करते रहें। इसका एक दफा दोबारा फाइनेंशियल्स देख लेते हैं। इसका पिछले साल तो 11 था, लेकिन इस साल Q2 में अच्छा नहीं था, कम हुआ। Q2 में थोड़ा कम हुआ, लेकिन Q3 में बहुत ज़्यादा रिकवर हुआ है। वहाँ पे एक सवाल हुआ, तो उसके मुताबिक जो है, ये Q3 को हमें अपना वो बेस नहीं बनाना। मतलब हमें ये नहीं सोचना कि Q3 की तरह का रिजल्ट 4 में भी आएगा, 5 में अगले साल भी आएगा। आने को आ भी सकता है, लेकिन फिर भी इसको, ये क्वार्टर थोड़ा सा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस थी, इस क्वार्टर के अंदर कुछ ऐसा हुआ कि थोड़ी परफॉर्मेंस बेहतर हुई। उस हिसाब से देखा जाए तो हमें मोस्ट सूटेबल यही रहेगा कि हम 3 क्वार्टर की ईपीएस को प्लस करके उसकी एवरेज निकाल लें चौथे क्वार्टर के लिए, और वो तकरीबन बनेगी, तकरीबन 16.5 रुपए की ईपीएस बन रही है। तो उस हिसाब से एक एस्टीमेट देखें कि 15 से 16 का ईपीएस इनका इस वक्त है, और यही आगे भी चलने की उम्मीद है। देखें, पहले भी 21 में भी 15-16 था, उससे पहले भी 12-13 था। लेट्स मेक अ मीडियम असेसमेंट, मतलब बहुत ज्यादा जो है रिस्क फ्री भी ना हो और बहुत ज्यादा रिस्की भी ना हो, कि 15 का आप इसका ईपीएस अज्यूम कर लें कि 15 का रहेगा इसका ईपीएस। फिर उन्होंने ये बताया कि अभी जो गैस प्राइस की इंक्रीज की बात हो रही है, तो ईफर्ट विल बी द लीस्ट इम्पैक्टेड कंपनी। तो ईफर्ट की ईपीएस पे इसका कोई 0.25 पर शेयर से ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि ईफर्ट को पहले ही को बहुत ज्यादा सब्सिडाइज्ड गैस नहीं मिल रही। और अगर वो, जाहिर बात है, अगर गैस महंगी होगी तो ये अपने बैग्स भी महंगे कर लेंगे रेट्स, तो इसलिए इस पे इतना इम्पैक्ट नहीं आएगा। यानी कि अगर वो पता लगे गैस महंगी हो गई है, आपको खबरें मिले कि जी फर्टिलाइजर सेक्टर का नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया, तो मार्केट अगर नीचे फर्टिलाइजर आया तो ई फर्ट भी नीचे आएगा उसके साथ। लेकिन बाकी के मुकाबले में ई फर्ट को आपको ग्रैब करना चाहिए। अगर नीचे आया उस न्यूज की वजह से, तो आपको इसको इसमें एक्यूमुलेट करना चाहिए। अच्छा जी। और ये भी उन्होंने बात कही कि अभी तक की जो उनकी स्ट्रेटजी है, दे प्लान टू कंटिन्यू, कि जितना वो कमा रहे हैं उसके आसपास वो दे दें डिविडेंड। यानी कि अगर 16 कमा रहे हैं तो 15 से 16 का डिविडेंड दे दें, 15 कमा रहे हैं तो 14 से। तो अगर ईपीएस इस तरह कम हो भी गई, 12 रुपए तक भी ईपीएस आ गई, तो 12 रुपए का डिविडेंड दे देंगे वो, विच इज स्टिल नॉट बैड। फिर भी हम अपनी असेसमेंट यही करते हैं कि इसकी अगले 4 क्वार्टर्स की जो ईपीएस है वो 15 से 16 रुपए की होगी, और उतना ही डिविडेंड होगा। और उस हिसाब से अगर देखें तो आज का इसका रेट, असेसमेंट के लिए हमें जो अभी रिसेंट डिविडेंड अनाउंस हुआ उसमें से प्राइस को एक्स कर लेना चाहिए। तो वो कितना था, 6 रुपए था, 6 रुपए था। तो 6 रुपए हम इसमें से कम कर लें, तो ये तकरीबन 81 रुपए का बनेगा। और 81 रुपए का अगर हम एज्यूम करें कि 15 का भी डिविडेंड है, तो 18% जो है ना डिविडेंड यील्ड बनेगी। तो इस बेसिस पे आप असेसमेंट ये कर सकते हैं कि इस रेट पे क्या आपको इसको लेके रखना चाहिए लॉन्ग टर्म में या नहीं। आप यूं समझ लें कि 18 से 20% की डिविडेंड यील्ड इस रेट पे भी है। तो हमारे मुताबिक तो ये अच्छा होता है। और अगर ये नीचे जाएगा तो आपकी जाहिर बात है एस्टिमेटेड डिविडेंड यील्ड बढ़ती जाएगी, तो वहां पे घबराना नहीं चाहिए, वहां पे और एक्यूमुलेट करना बनता है। तो पॉइंट ये है कि आपको यही कोशिश करनी चाहिए कि अगर आपके पास टाइम हो तो आप कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशंस अटेंड किया करें। और अगर किसी कंपनी से चुपते हुए सवाल करने हैं, वो भी आपके लिए वहां मौका है, आपको खुले दिल से किया करें, लेकिन तमीज के दायरे में रह के। मतलब आपने उनकी कोई बेइज्जती नहीं करनी, वो वहां पे एम्प्लॉयज हैं, वो काम करते हैं कंपनी के लिए, लेकिन आपने रिस्पेक्टफुली तमीज से आपने उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना है, आपने उनको अपना क्वेश्चन पूछना है। और इफ यू आर नॉट प्लीज्ड विद देयर डिविडेंड पॉलिसी, तो आपने अपना वहां पे रजिस्टर कराना है, अपनी शिकायत को रजिस्टर कराना है अगेन, लेकिन रिस्पेक्टफुली। आपने ये उनको कोई बेइज्जत नहीं करना है, उनको डांट के नहीं कहना कि भाई क्यों नहीं तुम लोग डिविडेंड देते। आपने उनसे पूछना है कि आप डिविडेंड क्यों नहीं देते, और आप उनको यही बताएं। ये इफर्ट की बात नहीं करें किसी और कंपनी की, कि भाई हम तो डिविडेंड एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, अगर आपको डिविडेंड देना चाहिए, और अगर आप नहीं देंगे तो फिर यही बात है कि फिर हम ग्रेजुअली दूसरी कंपनी में शिफ्ट कर जाएंगे। आइडियल सिनेरियो में तो उनको इस चीज से फर्क पड़ना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में शायद ना फर्क पड़े।
लेकिन कहने का मकसद ये है कि ये एक फोरम होता है जहाँ से आप अपने जो है उनको रजिस्टर करा सकते हैं, अपने इश्यूज को, अपने क्वेश्चंस को, अपना कोई भी आप उनको रजिस्टर करवाना चाहें तो। अब देख लेते हैं जी रिजल्ट्स जो आज अनाउंस हुए। ये ट्राईपैक फिल्म्स का आया है, इसकी ईपीएस को अच्छी नहीं आई इस क्वार्टर की, 9 मंथ्स की 21 है, लेकिन ये काफ़ी ऊपर होगा हमें लगता है। 128 रुपये पे है और इनका पे आउट भी कुछ ज़्यादा नहीं होता, तो इसलिए हमारा इसमें कोई इतना इंटरेस्ट नहीं है। डिविडेंड यील्ड अच्छी नहीं है। इसके बाद है जी पैंथर टायर्स। इन्होंने पिछले साल लॉस में थे तो प्रॉफिट में तो आ गए हैं, लेकिन कुछ दिया नहीं है, और ये वो कंपनी है जिसको हमने देखना छोड़ दिया हुआ है। अच्छा, जिल लिमिटेड है जी, इनका क्वार्टर में 13, 9 मंथ्स में 37, लेकिन इसका भी हमें उम्मीद नहीं है कि कुछ ज़्यादा देते दिलाते हैं, क्योंकि जो भी कंपनियां ज़्यादा देती दिलाती हैं वो हमारे रडार में आ ही जाती हैं। 255 वैल्यू बहुत हाई है और कुछ भी नहीं डिविडेंड, 2 साल से दिया ही नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद है जी शेल पाकिस्तान। अब शेल पाकिस्तान का देखें तो इन्होंने माशाल्लाह आज तो इन्होंने डिविडेंड दे दिया 5 रुपए का, और ये बहुत अनएक्सपेक्टेड था। उस हिसाब से थोड़ी सी मूव बनी लेकिन फिर नीचे आ गया, लेकिन हमें हमारे ख्याल में तो उस हिसाब से मूव बननी चाहिए थी। इनकी हिस्ट्री को इतनी अच्छी नहीं है डिविडेंड की, लेकिन इस दफ़ा इन्होंने अच्छा डिविडेंड दिया। इसकी देख लेते हैं रिजल्ट को थोड़ा सा ना, पिछली दफ़ा भी हमने इसका रिजल्ट को एनालाइज किया था। लेकिन 9 महीनों में इसकी बन रही है ईपीएस 30 रुपए की, और इस क्वार्टर में 13, 13.5 रुपए है। और हमारे जो असेसमेंट थी उसके मुताबिक इस क्वार्टर में शायद इतनी अच्छी नहीं होनी थी, लेकिन अच्छी आई गई है, क्योंकि इसका हमने बताया था पिछले अपने रिव्यू में कि देखें अदर इनकम इनकी जो है वो कोई इनके जो ग्रुप कंपनी है उन्होंने मैनेजमेंट फी माफ कर दी थी, इनको छोड़ दी थी इस साल की, तो वो उसका इम्पैक्ट आया था कि उसको उन्होंने एक्सपेंस से निकाल के इनकम में डाल दिया था, तो वो यहाँ पे उसका बेहतर इम्पैक्ट आया था। लेकिन अगर खाली इस क्वार्टर का देखें तो इस क्वार्टर का ग्रॉस प्रॉफिट काफी बेहतर हुआ है, नहीं ग्रॉस प्रॉफिट तो वैसे ही है। अच्छा, देख लेते हैं क्या हुआ इसमें। नहीं, बल्कि ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा बेहतर हुआ है, यानी कि पिछले 2 क्वार्टर्स का ग्रॉस प्रॉफिट था 9 बिलियन, इस दफ़ा 11.5 बिलियन है। 9.3 था इस दफ़ा एवरेज, और इस दफ़ा 11.4, तो ग्रॉस प्रॉफिट थोड़ा ज़्यादा हुआ है। उसके बाद एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस में थोड़ी सी लग रहा है कमी की है इन्होंने। अदर एक्सपेंसेस भी कोए हुए हैं जो, अच्छा अदर एक्सपेंसेस बहुत कम हुए हैं, ये अभी तफसील यहाँ पे पूरा अकाउंट्स नहीं है इसलिए कहना मुश्किल है कि पिछले क्वार्टर में क्या था, लेकिन यहाँ से इनको कोई फ़ायदा हुआ है कि अदर एक्सपेंसेस इनके कम हुए हैं, और अदर इनकम भी नहीं हुई, तो नेट में ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछली दफ़ा जैसा ही हो गया है, तो उस हिसाब से बेहतर रहा है। लेकिन बहरहाल आपको तो पता है, मतलब प्राइस के हिसाब से और डिविडेंड के हिसाब से वैसे तो इसका रेट बहुत ऊपर है, लेकिन इसमें जो भी मूव बनी वो सारी की सारी इसकी सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी, और अब आगे भी बनेगी तो अगर बनी तो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगी। वरना यही बात है कि वो अच्छी न्यूज़ आई तो बेच दिया ताकि लोग घबरा के निकल जाएं, फिर जब उनका दिल करेगा ले आएंगे, लेकिन हमें ऐसा लगता है कि इसको ऊपर अभी लेके जाएंगे। लेकिन अगेन ये हमारा जो आम रिकमेंडेशंस होती हैं उनमें नहीं है शामिल, ये डिविडेंड यील्ड वाला नहीं है, ये रिस्की है। तो अगर आप करना चाहें तो अपना रिस्क को कंट्रोल करते हुए, मैनेज करते हुए देखें, लेकिन हमारी इसमें कोई रिकमेंडेशन नहीं। हमने सिर्फ यही असेसमेंट करके बताया था कि अभी इस रेट पे भी अगर कोई कंपनी इसको खरीदना चाहती है तो उससे एक अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसका मतलब है कि ये वैल्यू भी इसकी कम है, लेकिन कोई लाजमी नहीं होता। ये भी हो सकता है कि वो खबर आने के बाद अब इसको 130-40 पे ले जाएं और फिर 2-3 महीने बाद जब दिल करे तो ऊपर लेके आए, तो इसलिए अपना अपना रिस्क आप खुद करें, क्योंकि इसमें भी आज भी पिछले 3 दिनों से इसमें प्रेशर चलता जा रहा है। उसके बाद है जी पीआरएल का रिजल्ट आया, पीआरएल का भी रिजल्ट आउटस्टैंडिंग आया। 7 रुपए की ईपीएस है इसका। अगर देखें, इन्होंने कंपनी ने पहली न्यूज़ भेज दी थी कहीं पे स्टॉक मार्केट में, कभी उनका इस दफ़ा परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी एक्सपेक्ट कर रहे हैं, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी कि उनको दें, लेकिन उससे कुछ मूव पहले ही बन गई इसमें। और देखें, पिछले साल का ईपीएस 3 था, उससे पिछले साल 20 था, दिया दिलाया उन्होंने तब भी कुछ नहीं था, और अभी क्वार्टर 1 में लॉस, 2 में लॉस में थे, 1 में भी थोड़ा था, 3 में भी कोई ज़्यादा नहीं था, और क्वार्टर 4 में भी लॉस बनता है जो पिछले साल का था। अब 24 का जो पहला क्वार्टर आया है उसमें 7 रुपए का ईपीएस आ गया, और ये देखिए यहाँ से ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, इसका मतलब है कि बिजनेस इनका अच्छा हुआ है, तो दिस इज अ पॉजिटिव साइन। लेकिन एक चीज जरूर याद रखिएगा
कि 22 में भी इनका एक क्वार्टर में कोई ईपीएस आई थिंक 15-16 रुपए आ गया था या कुछ ऐसा हुआ था, या 10-12 आया था, क्या हुआ था अब हमें एग्जैक्ट याद नहीं है, जिसकी वजह से इसमें काफी मूव बनी, लेकिन फिर वो थोड़ा ऊपर जाके वो लोग बेच बाच के निकल गए और अगले क्वार्टर में ये बहुत ही कोई थक्कड़ रिजल्ट आया था। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि क्या ये सिर्फ एक क्वार्टर का रिजल्ट है या आगे के क्वार्टर्स में भी ऐसे चलता रहेगा। तो इसकी जब बैलेंस शीट आएगी तो फिर उसको थोड़ा सा स्टडी आप लोग कर लें कि उसमें मैनेजमेंट का क्या एस्टिमेट है, लेकिन बहरहाल इसका हिस्ट्री इसकी जो है ना काफी वेरिएबल रही है। ये जैसी रिजल्ट आया तो ये इसको एकदम इसमें जो है ना यहाँ पे था कहीं, तो उसके बाद इसमें मूव बनी यहाँ पे तकरीबन 17-10 तक गया और फिर नीचे आ गया। और कई दफा लोग उन्होंने खरीदा होता है और वहीं पे जो है ना ब्रोकर्स उनको कहते हैं कि भाई जहाँ पे आपने खरीदा है उसी को स्टॉप लॉस समझ लें। वो वापस नीचे आ गया, कई लोगों का स्टॉप लॉस हिट हो गया, वहां से एक जंप ठा करके इसने अपर कैप लगाया, कई लोगों ने अपर कैप पे जो है ना बाइंग लगाई होती है और वहां से आगे फिर नीचे आ गया ठक, तो जितने दी खोती उतने खलोती, तो जब रिजल्ट आया जहां पे था वहीं पे क्लोज हुआ है। अब कोई पता नहीं है इसको यहाँ से, इसमें वॉल्यूम आज बहुत ज्यादा लगा है, लेकिन अब ये हो सकता है कि कल इसको थोड़ा सा नीचे लेकर आए। फिर भी हमें अभी इस रेट पे और इस ईपीएस के साथ ये लग रहा है कि यहाँ पे आपको इसमें अगर आपने लिया है और ये नीचे चला जाता है तो फिर वापस ऊपर भी आएगा, नुकसान नहीं होगा। आप इसमें एक स्ट्रेटेजी रख सकते हैं, थोड़े से पैसे हैं आपके पास तो हर 30 पैसे नीचे गया 1000 खरीद लें, जब 40 पैसे ऊपर आया तो 1000 बेच दें। इस तरीके से अगर आपके पास फालतू कैश है थोड़ी बहुत आप इसमें कर सकते हैं, क्योंकि जो है अगेन डिफिकल्ट टू एस्टिमेट कि क्या अगले 4 क्वार्टर्स में भी साथ साथ का आएगा, लेकिन फिर भी कम से कम ये रिजल्ट अच्छा है और लेट्स होप फॉर द बेटरमेंट। बस पे आउट ये कभी नहीं देते और अब कैप हट भी गया है, लेकिन फिर भी रिफाइनरी कंपनीज का इट्स डिफिकल्ट टू से कि वो पे आउट देंगे या कितना देंगे, क्योंकि वो जो है इनको जाहिर बात है पैसे अपने अपग्रेडेशन के लिए भी चाहिए। लेकिन फिर भी हमें उम्मीद है कि एटीआरएल और एनआरएल तो कुछ ना कुछ डिविडेंड में बेहतरी लेके आएंगे, लेकिन पीआरएल का कह नहीं सकते। आखिर में जी ईपीसीएल का रिजल्ट, और इसका भी सरप्राइजिंगली बहुत अच्छा रिजल्ट आया। इनका जो है हम बेसिक तक देखते हैं, डाइल्यूटेड नहीं देखते। बेसिक जो अर्निंग पर शेयर है वो है 2.74 इस क्वार्टर में, और पिछले 2 क्वार्टर में भी तकरीबन इतना ही था। उस हिसाब से बहुत अच्छा रिजल्ट आया इनका। ग्रॉस प्रॉफिट इनका इस दफ़ा एक तो ज़्यादा हुआ है, तो ये अच्छी चीज़ है कि इसकी सेल्स, इसका मतलब इनकी ज़्यादा हुई है। और कॉस्ट में देखें बाकी कोई अदर एक्सपेंसेस भी वो तो ज़्यादा ही हुए हैं, इनकम भी कोई इतनी नहीं है, फाइनेंस कॉस्ट भी उतनी है। तो बेसिकली जो ग्रॉस प्रॉफिट बढ़ा है, ज़्यादा सेल्स हुई हैं, उसकी वजह से इनकी इम्पैक्ट आया है। और ये जो है मतलब अगर ये देखते हैं ना, पिछले 2 क्वार्टर्स में था 1.5 1.3, तो 1.35 से 1.5 की रेंज में ईपीएस एक्सपेक्ट किया जा रहा था, लेकिन 2.5 2.7 आ गया, तो बहुत ज़बरदस्त है, तकरीबन जो है ना 40% एक्सपेक्टेशन से ऊपर आया है। और साथ ही उन्होंने ₹2.5 का डिविडेंड भी दे दिया। तो क्योंकि इसकी डिविडेंड ओवरऑल यील्ड काफ़ी कम हो गई थी, अगर ₹1.5 का चलता रहता, तो मतलब ऐसा लग रहा था कि साल में ₹5 का डिविडेंड बनेगा, उस हिसाब से 40 पे भी ये महंगा लग रहा था। इट्स टू अर्ली टू से कि क्या ये सिर्फ इस क्वार्टर की सेल्स हुई हैं या ये अगले क्वार्टर्स में भी ऐसी सेल्स हो सकती हैं। और अगर अगले 4 क्वार्टर में ऐसी सेल्स हो सकती हैं, फिर तो इनका ईपीएस एस्टिमेटेड हो जाएगा तकरीबन 10, और 10 का डिविडेंड, और इस रेट पे ये फिर से हमारी उसमें गुड बुक्स में आ जाएगा। लेकिन फिर भी कहना मुश्किल है, और इसका कल कॉर्पोरेट ब्रीफिंग सेशन होगा, तो हमें टाइम मिला तो हम अटेंड करेंगे, तो आप भी कोशिश कीजिएगा अटेंड करें। हम इसमें ये देख लेते हैं investing.com में पीवीसी की प्राइसेस क्या चल रही हैं, क्योंकि इसका सारा जो मसला हुआ था वो पीवीसी प्राइसेस का हुआ था और वो फिर कम हुई हुई हैं। इसलिए देखें ना, यहाँ पे वो तकरीबन 6500 तक जाके फिर कम आ गई हैं। बस केयरफुल रहें इसमें, पीवीसी की प्राइसेस जब ऊपर हों तो ये अच्छा रहेगा, जब नीचे हों तो खराब होगा। लेकिन इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमें तो उस तरह नहीं पता, लेकिन हमारे ब्रोकर से हमने सुना था कि अगर गैस की प्राइसेस महंगी होती हैं तो उसका इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट आ सकता है। तो इसलिए
सिर्फ एक क्वार्टर की परफॉर्मेंस की बेसिस पे ये भी नहीं सोचना चाहिए कि अगले 4 क्वार्टर में इसी तरह चलता रहेगा, लेकिन एट द मोमेंट इट सीम्स ओके। तो इसको नज़र में रखा जा सकता है, इसको थोड़ा बहुत अपने, ज़्यादा नहीं थोड़ा बहुत ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया जा सकता है। और पीवीसी पे नज़र रखें कि अब ये जितना यहाँ पे सबसे नीचे इसने टच किया ना तकरीबन पिछले कुछ अरसे में, पिछले 1 साल में देख लेते हैं, ये इसका लो था तकरीबन 55-60, इससे नीचे तो कम से कम ये ना जाए, और जितना ऊपर जाए उतना ये बेहतर फिर होता जाएगा। लेकिन वही बात है कि बेस्ट थिंग अबाउट दीज कंपनीज, एंग्रो की जो कंपनीज हैं, कि वो जो कमा रहे हैं उसमें से मैक्सिमम दे देते हैं। तो मेरा ख्याल है एक आम शेयर होल्डर को इसके अलावा और कुछ चाहिए नहीं। तो उस हिसाब से जो है ना इसको ज़रूर नज़र में रखें। आज की तारीख में अगर आप इसका एनालिसिस करेंगे तो इसकी जो प्राइस बनेगी वो आप डिविडेंड निकाल के एक्स करके देखें, 41 प्राइस है। और लेट्स से कि इसका जो ये रिजल्ट थोड़ा बेहतर हुआ है, ये सिर्फ इस क्वार्टर में नहीं आगे भी चलता है, इस तरह नहीं चलता। अभी कि हमने एस्टिमेट की 10 रुपये का डिविडेंड हम थोड़ा सा कम कर देते हैं, तकरीबन 7.5 रुपये का या 8 रुपये का डिविडेंड कर लेते हैं, तो उस हिसाब से ये भी इस रेट पे तकरीबन इसकी जो है ना 17-18 डिविडेंड यील्ड बन रही है। तो उस हिसाब से इसको ज़रूर कंसिडर किया जा सकता है और इसको अपने पोर्टफोलियो में कुछ ना कुछ शामिल किया जा सकता है। और पीवीसी की प्राइसेस पे नज़र रखना ज़रूरी है। क्विकली देख लेते हैं ना, ये जैसे 21 में पीवीसी की प्राइसेस बहुत ज़्यादा थी तो ये 16 तक चला गया था। यहाँ पे देखें अगर हमें, ये कोरोना के बाद बहुत देखें कहाँ तक चली गई। उसके बाद ये शेयर 80-90 तक चला गया था, ई फट के मुकाबले पे आ गया था। लेकिन उसके बाद जब इसकी वो पीवीसी की प्राइसेस तकरीबन आधी हो गई, तो इसका देखें ना ईपीएस 22 में भी आहिस्ता आहिस्ता उसका कुछ इम्पैक्ट आया तो 12 रुपये आ गया, और 23 में अब वो और कमी की तरफ है। अगर इस टाइम पे देखें ना 12 से भी वो तकरीबन, अब ये इस ट्रेंड में चले तो 7-8 रुपये पे आ जाएगा। तो उस हिसाब से ये है कि इसका जो एक सेफ बेट आप जिसे कह सकते हैं ना एस्टीमेट, वो यही समझे कि 8 रुपये की इसकी अर्निंग होगी, क्योंकि अच्छी कंपनी है, अपनी कोई ना कोई ग्रोथ भी कर रहे हैं, कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट्स भी लगे रहते हैं, तो और तरीकों से भी ये कोशिश करते रहेंगे कि अपना ईपीएस बढ़ा सकें। और 8 रुपये की अर्निंग और 7 से 8 रुपये का डिविडेंड, उस हिसाब से आप अपनी एस्टिमेट करें, जो कि हर क्वार्टर पे जाहिर बात है उसको अपडेट करना पड़ेगा। और पीवीसी की प्राइसेस पे नज़र रखें कि अगर किसी टाइम पे, वैसे ज़रूरी नहीं कि इस तरह का बूम बार बार आए, लेकिन अगर कहीं पे बूम आ रहा हो, यानी कि कोई 6,500-7,000 से ऊपर निकल जाए और उसकी प्राइस ज़्यादा ना हुई हो शेयर की, तो वहाँ पे बस आप समझ जाएं कि इसको पकड़ने का वक्त फिर आ गया है। लेकिन इस रेट पे अभी भी पकड़ा जा सकता है। तो ये था जी आज का एनालिसिस, या आज के एनालिसिस। ये सारा डेटा हमने पीएसएक्स की साइट से लिया, आप खुद वैलिडेट करें फिर अपना फैसला करें। याद दहानी करवा दें कि बाय सेल कॉल नहीं थी, वजह पहले बता चुके। तज्जिया पसंद आया तो शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पे क्लिक करें, और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है गैर ज़रूरी और मनफी कमेंट से गुरेज किया जाए। खुश रहें और अपने अमल पे तवज्जो दें। अल्लाह के हवाले।